हाल ही में अनअकैडमी के एक टीचर को निकाला गया है उनके एक स्टेटमेंट पर। स्टेटमेंट था कि पढ़े लिखे लोगों को नेता को वोट देना है। तो इस स्टेटमेंट पर आप एज अ स्टूडेंट क्या ओपिनियन रखते हैं? जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कोई गलत स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि हमें एक पढ़े लिखे नेता को वोट देना चाहिए, तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि नेता जो है वो हमारे देश को चलाते हैं। तो अगर हम एक पढ़े लिखे नेता को वोट देंगे तो वो अगर वो पढ़ा लिखा होगा तो उसको जानकारी होगी तो सही डायरेक्शन में लेके जाएगा देश को। अगर हम बिना पढ़े लिखे को देंगे वोट तो वो देश को बर्बाद ही करेगा। तो मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कोई गलत स्टेटमेंट दिया है। और जो अनअकैडमी ने उनके साथ जो किया है वो बहुत बुरा किया है, सही नहीं किया है। हम उसको वो करते हैं, बहुत विरोध करते हैं इस चीज़ का। सर आप कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा जो अनअकैडमी ने ये फैसला लिया है ये बहुत निंदनीय है, क्योंकि हमारे पास राइट टू स्पीच है, राइट टू एक्सप्रेस है। वो उसकी मर्ज़ी है, वो क्या सोचता है, वो किसको वोट दे, किसको वोट ना दे, पढ़े लिखे को वोट दे ना दे। मैंने यहीं से अपनी DAV कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन पार करी है और यहीं से मैं लॉ की तैयारी कर रहा हूँ। लॉ कानून पढ़ रहा हूँ मैं। कानून में हमारे पास फंडामेंटल राइट्स होते हैं 6, जिसमें हमारे पास राइट टू फ्रीडम, राइट टू स्पीच, इतने सारे होते हैं। क्या हमारा एक ऐसा राइट नहीं है कि राइट टू क्या बोलते हैं एजुकेटेड पॉलिटिकल लीडर हो हमारे पास? मतलब क्या हमारा ये अधिकार नहीं है कि हम एक पढ़ा लिखा नेता चुने? अगर हमारे पास पढ़े लिखे नेता नहीं आएंगे ना तो हमारे देश का यही हाल होगा जो हमारी आज बेटियों के साथ हो रहा है। जैसे कि हमारी जितने भी वुमेन्स हमारी स्ट्राइक पे बैठी हैं दिल्ली में, यही होगा और यही होता रहेगा जब तक हम पढ़े लिखे नेता चूज़ नहीं करेंगे। तो मैं सभी को ये बोलूँगा जो भी अनअकैडमी ने फैसला लिया है बहुत ही निंदनीय फैसला है और मैं अनअकैडमी का विरोध करता हूँ। सर आप कैसे देखते? ये कहीं ना कहीं जो इन्होंने फैसला लिया है सरकार के दबाव में आके लिया है, क्योंकि उन्होंने सीधा एक नेता को बोला है तो नेता ने ये कहीं ना कहीं इसमें शिक्षा मंत्री का भी हाथ है और इसीलिए इन्होंने ये फैसला लिया है। अच्छा, एज ए स्टूडेंट आप क्या सोचते हैं? एक तरफ तो वो टीचर्स हैं जो सरकार को अप्रिशिएट करते हैं तो उनको तो तालियां मिलती हैं, लेकिन दूसरी साइड एक ऐसा टीचर जिसने सिर्फ एक स्टेटमेंट दिया, किसी पार्टी को टारगेट नहीं किया, किसी नेता का नाम नहीं लिया और जस्ट उन्होंने ये कहा कि भाई आप पढ़े लिखे को वोट देना, तो उस टीचर को ट्रॉल किया जाता है। उस टीचर को यहाँ तक कि ये कीमत चुकानी पड़ रही है कि उसकी नौकरी तक चली जाती है। कैसे देखते हैं ये? यहाँ सच बोलना गलत है ना, क्योंकि अब जो सच बोल रहा है उसको निकाल दे रहे हैं। देखिए, एक तानाशाही सरकार है और जब तक इस देश में तानाशाह रहेंगे हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल बेहाल रहेगा। हमारा एजुकेशन सिस्टम अगर इन जैसे तानाशाहों को इनकी औकात ना दिखाई गई ना, इनको इस 2024 इलेक्शन में इनको ना उतारा गया तो मैं ये बोल रहा हूँ कि आने वाले टाइम में हमारे इंडिया से डेमोक्रेसी भी ख़त्म कर दी जाएगी। जैसे NJAC 2015 में इन्होंने एक्ट लागू करा था जो कि लागू नहीं हुआ था इसी कारणवश, क्योंकि उसके कानून ऐसे थे कि जो भी तुम्हारा जुडिशल सिस्टम होगा वो सारा का सारा अब क्या बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करेगा। लेकिन अगर ये NJAC लागू हो जाता तो उससे हमारा डेमोक्रेसी सिस्टम ख़त्म हो जाता। लेकिन जब तक ऐसे तानाशाह हमारे देश में रहेंगे हमारे देश बुरा हाल रहेगा ही रहेगा। तो आप सभी से तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि एक ऐसे अच्छे लिखे पढ़े लिखा नेता को चुने जो इस देश की इकोनॉमिक्स, इस देश की पॉलिटी जो अच्छे से सुधार सके, ना कि इस देश को सिर्फ ये कह सके कि ताली और थाली बजाओ और देश को बचाओ। मेरा हिसाब यही है कि एक पढ़े लिखे नेता को चूज़ करें। एक आखिरी सवाल आप सबसे लेना चाहूँगी, साल 2024 में किसे चाहते हैं कि आप प्रधानमंत्री के तौर पर देखना? और मैं यही कहना चाहूँगा सिर्फ उसको अपना प्रधानमंत्री चुने जो देश के बारे में सोचता हो, ना कि सिर्फ अपने संगठन के बारे में सोचता हो या अपनी पार्टी के बारे में सोचता हो। जो देश के बारे में सोचेगा उसी को वोट दे। और आप सभी को पता है इस टाइम पे देश के बारे में कौन सोचता है। मणिपुर में जो भी कांड हुआ उसमें राहुल गांधी जी सबसे आगे रहे, ठीक है। और क्या बोलते हैं उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा जो उन्होंने लागू करी थी उसका मेन मकसद ही ये था कि जो हमारी यूनिटी इन डाइवर्सिटी है उसको एक करा जाए। जितने भी हमारे अलग अलग देश से हमारे आते हैं उन सबको एक साथ लेके चला जाए और छोटा बड़ा राइट टू इक्वालिटी सबके अंदर रखे जाए। तो मेरा तो मानना यही है कि हमारा 2024 का प्रेसिडेंट पर प्राइम मिनिस्टर अगर होगा तो वो सिर्फ राहुल गांधी होगा। सर आप किसे देखना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं जो देश के हालात हैं, दुनिया जिस तरह से हमें देख रही है, हम तो प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। हमें लगता ही नहीं आदमी प्रधानमंत्री है। मैं सच बता रहा आपको, मतलब जिस आदमी की पॉलिटिकल साइंस की डिग्री पे सवाल हो, हमारी भी पॉलिटिकल साइंस की डिग्री है, हमारी भी पॉलिटिकल साइंस की डिग्री है, हमारे पे पॉलिटिकल साइंस हमसे मांगो, हम बताएं पॉलिटिकल साइंस क्या होता है। दूसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं हम, यही हमारे लिए आज की देश में सवाल है। अब वो संसद में खड़े होकर कह रहे हैं, बोले 20 साल से मुझे कोई नहीं हरा पा रहा। ये मतभेद और मनभेद का तो विचार ही खत्म कर दिया उन्होंने। इतना ज़्यादा अहंकार, एक अकेला आदमी। अरे भैया, वो तो मैं कहता हूँ उन सांसदों की मति बुद्धि कहाँ मारी गई
जो उनके पीछे सिर्फ संगठन के चक्कर में खड़े हुए, सही बात है। कहाँ चले गए वो सब। मैं तो इस बात से दुखी हूँ कि ये करण सांगवान जी पर जो ये वाद विवाद और बहस चल रहा है, भाई निशंक जी कहाँ हैं आप? हरिद्वार से आपको सांसद का टिकट चाहिए, ये बताइए कि आप राजनीति में कहते हैं आई एम अ पार्ट टाइम पॉलिटिशियन एंड फुल टाइम टीचर, वेयर आर योर टीचिंग्स राइट नाउ? सही बात हैं। और ये उच्च शिक्षा मंत्री जी, मैंने पहले भी कहा, नाम धन सिंह होने से व्यवस्था का विकास नहीं हुआ करता। ये DAV PG कॉलेज और हम यहाँ कानून के छात्र, हम आपसे कहना चाहते हैं कि कानून शब्द की इज्जत कर लो, सही बात है। कुछ तो शर्म कर लो। और कहाँ तक, मतलब एक तो वो भी पुरानी, वो प्रेमी भी कहता था अपनी प्रेमिका से कि हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। वो जोड़ा तो आपस में ही मरता है, तो देश को ही लेके डूब गया। इसने तो सब खत्म कर दिया। तो हम प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, ऐसा आदमी नहीं देखना चाहते जो सिर्फ हर जगह मार्केटिंग मैनेजमेंट और इवेंट मैनेजमेंट ही देखता रहे। सर आप किसे देखना चाहते हैं 2024 में प्रधानमंत्री के पद पर? मैं अपने साथी शोएब जी की बात काटना चाहूँगा। जैसे इन्होंने कहा कि क्या बोलते हैं मणिपुर में मामला हुआ, तो कांग्रेस ने मणिपुर का मामला तो बहुत उठाया। फिर एक कांग्रेस नेता, राजस्थान के कांग्रेस विधायक ने ये बात उठाई कि हमें पहले अपने गिरवान में झांकना चाहिए, जो राजस्थान में हो रहा है हमें उस पर देखना चाहिए, तो उसे पार्टी से निकाल दिया गया है। तो हमें किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करना चाहिए, हमें एक बंदे की विचारधारा को सपोर्ट करना चाहिए और किसी एक मेन लीडर को हमें चुनना चाहिए। अब राहुल गांधी, हम बीजेपी कांग्रेस में फंस के नहीं रहना चाहिए। अगर इंसान गलत है तो हमें उसका विरोध करना चाहिए, वो चाहे बीजेपी से हो या कांग्रेस से हो। हमें एक बिल्कुल सही बात बोली तुमने भाई, मैं बिल्कुल तुम्हारी बात मानता हूँ कि उन्होंने जो राजस्थान में ये बोला वो ठीक है, लेकिन मैं एक बात का सवाल करूँगा, क्या प्रधानमंत्री का देश नहीं है ये? देश तो प्रधानमंत्री का है ना। जब मणिपुर में इतना सब कुछ हुआ तो प्रधानमंत्री का क्या इतना हक नहीं बनता था कि वो 3 महीने से वहाँ पे आग लगी पड़ी है, वो 3 महीने से कुछ नहीं बोल रहा वहाँ पे, और लास्ट में आगे 5 मिनट के लिए घड़ियाली आंसू अपने वही मगरमच्छ वाले रोता है और शांत हो जाता है। तो उनको अगर वो इस देश को वो अपना देश मानते हैं तो उन्हें वहाँ की जो सरकार है उसको निलंबित करना चाहिए। उन्होंने क्या बोलते हैं असम राइफल के ऊपर केस कर रखा है, किस बिहार पे उन्होंने असम राइफल के पास केस कर रखा है? असम राइफल तो सेंट्रल की है ना, तो क्या एक स्टेट सेंट्रल की तरफ केस कर सकता है? तो उन्हें किस बिहार पे केस कर रखा है भाई? तो मैं ये नहीं कहता कि प्रधानमंत्री जी हमारे गलत है, प्रधानमंत्री जी जिस पद पे बैठे हैं वो उसका सही इस्तेमाल नहीं कर रहे। उनको वहाँ पे मणिपुर में जाना चाहिए था उस वक्त, और मणिपुर में जाके उनको हालात सुधारने चाहिए थे। मैं ये बात चीज़ मैं आपसे बोलना चाहूँगी, जब राहुल गांधी ने मणिपुर और हरियाणा की हिंसा को लेकर आवाज़ उठाई ना संसद में, तो उनका ये था कि प्रधानमंत्री से शायद उनको कोई आंसर मिलेगा। आपको बताना चाहूँगी बड़े दुख के साथ, प्रधानमंत्री का उस टाइम पर स्माइलिंग जेस्चर था और राहुल गांधी के फ्लाइंग किस पर, जो फ्लाइंग किस थी भी नहीं, उसको मुद्दा बनाया गया। तो अब आप सोचिए कि हमारे नेता कहाँ है संसद में। मैं वही कह रहा हूँ ना, मैंने मोदी जी के लिए तो नहीं कहा, मैंने सीधा आप ये कह रहे हैं हम ये कांग्रेस बीजेपी हमें नहीं देखनी चाहिए। हमारे यहाँ से कोई सांसद का चुनाव लड़ता है तो हमें उस बंदे का बैकग्राउंड देखना चाहिए, उस बंदे की विचारधारा और उस बंदे का कैरेक्टर देखना चाहिए। हम ये नहीं कि वो बीजेपी से है तो हम उसे जिता दे, या वो कांग्रेस से तो हम उसे जिता दें। क्योंकि दिल्ली में आप देखो, दिल्ली में सांसद के चुनाव हुए, सारी सीटें बीजेपी जीत गई। फिर विधायक का चुनाव हुआ तो सारी सीटें हार गई। उन्होंने क्या देखा, उन्होंने लीडर की विचारधारा देखी, बल्कि हमें एक सांसद को देखना चाहिए। तो मेरा मानना यही है कि हमें अपना लीडर चुनना चाहिए। हम प्रधानमंत्री को देख के क्या करें? हमें हमारे क्षेत्र का जो सांसद है, अब हमारे लिए कांग्रेस का अच्छा है या बीजेपी का अच्छा है, हमें वो देखना है। बस मेरा यही आंसर है इस पर। सांसद तो एक तरीके से एक डिस्ट्रिक्टल, मतलब एक छोटी लेवल पे हो गए ना, लेकिन अगर तुम 5 सांसद तुमने अपने आपस के चूज़ कर लिए कि भाई बहुत अच्छे हैं, और 15 सांसद तुम्हारे बीजेपी के हो गए या किसी अन्य अदर पार्टी के हैं जो कि अच्छे नहीं हैं, और वो केंद्र में आ गए, तो केंद्र का मसला तो पूरे देश का हो गया ना। पूरे देश में मैं इस बात को नहीं कह रहा कि पूरे देश में सरकार अच्छी है कि बुरी है, मैं इस देश में कह रहा हूँ जो प्रधानमंत्री जिस पद पर बैठा है उसने अपना कर्तव्य पूरी तरीके से नहीं निभाया। सत्यपाल मलिक जी की बात कर लेते हैं। सत्यपाल मलिक जी भारतीय समाजवाद के पुरोधा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के चेले हैं। वो इस पश्चिम उत्तर प्रदेश के निकले हुए जड़ के आदमी हैं। आज उन्हें कोई एक उनके विचारधारा को समझिए, ही इज़ अ सोशलिस्ट मैन। तो जब 89 में बोफोर्स घोटाला राजीव गांधी की सरकार में हुआ तो उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। आज जब पुलवामा में जो हमला हुआ तो उन्होंने बीजेपी छोड़ दी। ही इज़ विद द नेशन। वो जाट आदमी है, उसने कहा मैं जाट, उस जाट की परिभाषा नहीं हूँ जो लोगों ने बना रखी। मैं देश का सैनिक हूँ, सिर्फ बॉर्डर पे खड़ा हुआ आदमी नहीं है। और रही बात नरेंद्र मोदी जी से पुलवामा की बात करना, अरे आप ये बताइए, ये जो उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड के बाद मैरिज सेक्शन, यदि उत्तराखंड की नागरिकता नरेंद्र मोदी जी को दी जाए तो क्या उनको शादी का न्याय मिलेगा?
क्या यशोदा बेन जी को न्याय मिलेगा? यूनिफॉर्म सिविल कोड की उत्तराखंड में बात हो रही है। रही बात पुलवामा हमले की, तो ये सरकार में ये मूर्ति लगी यहाँ सैनिक की, वहाँ लिखा हुआ गाड़ी पे हिंदू, और लड़के पटाखे छुड़ा रहे। ये देश है हमारा? ये लड़का 6 साल से मेहनत कर रहा ड्यू टू आर्टिकल 15, जिसमें ये लिखा हुआ है कि भाई ये चीज़ें ने, ये देश, एक रोमिला थापल जी ने एक किताब लिखी, उन्होंने लिखा द फ्यूचर ऑफ इंडिया इज़ पास्ट, द फ्यूचर ऑफ इंडिया इज़ पास्ट। तो क्या हो रहा है? आप कुछ भी बोला पुलवामा में बोला हमने वैष्णो देवी तक एक ट्रेन चला दी है, ठीक है, जिसका नाम है क्या, वंदे भारत। उत्तराखंड में वो ट्रेन आई, लोगों ने विरोध किया, उन्होंने बोला भाई इसमें हमारे को नौकरी दो ना तुम। उन्होंने कहा बेटे ट्रिपल इंजन सर, नौकरी केंद्र की, सब कुछ उनका। तो बोला पुलवामा, फिर मैं पुलवामा पे दोबारा आ रहा हूँ। पुलवामा में जो हमला हुआ उस पर सत्यपाल मलिक जी ने बोला, तो उस पर तो कोई जांच हो ही नहीं सकती ना। 45 फौजी, याद करिए, 45 फौजी को नरेंद्र मोदी जी ने हाथ जोड़ के एक परिक्रमा ली, 45 फौजियों की, और उनमें से कई फौजियों ने कहा कि नहीं हमें न्याय, उनकी विधवाओं ने कहा हमें न्याय नहीं मिलता। इस देश का यूथ यहाँ ताली बजा रहा है जिंदाबाद और मुर्दाबाद की। उन्हें यह समझ नहीं आ रहा अभी कि एक शिक्षक अगर ये बोल दे कि नेता पढ़ा लिखा होना चाहिए तो कितना खौफ का माहौल है। इस बात पे चर्चा कोई करने वाला, आज पत्रकारिता जिस स्तर पे चली गई है, लोग YouTube चैनल खोल के अपनी कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी ने उन्हें कुछ हैंड दिया है। वो सुधीर चौधरी जी, वो उनको कल स्मृति ईरानी ने उनके कुकर्मों का जवाब दिया है। मैं कहना चाहता हूँ, कभी कभी लगता है बुजुर्ग सही कहते हैं कि आदमी जो कर्म करता है यही भुगत के जाता है। क्या मिला सुधीर चौधरी जी आपको? हिंदुत्व का एजेंडा चला करके भारतीय जनता पार्टी का। कल ही स्मृति ईरानी ने बोल दिया क्या हुआ था तुम्हारे साथ तिहाड़ में, कुछ शर्म आई? अब तो पूछ लो पुलवामा में क्या हुआ था, अब तो पूछ लो। आप मैकमोहन लाइन की बात करिए, 2014 से पहले 65 चौकियाँ थी, 65। 2014 से पहले 65 चौकियाँ थी, 65 चौकियों में से 24 चौकियाँ चली गई, तो बची 41 चौकियाँ। उसका ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये शशि थरूर का लेख कह रहा था हिंदू में। और जब हिंदू की बात आप करते हैं, हिंदू राष्ट्र जो भी हिंदू राष्ट्र बोलता है, नाथूराम गोडसे अखबार चलाते थे, उसका नाम था हिंदू राष्ट्र। नाथूराम गोडसे जो अखबार चलाता था उसका नाम था हिंदू राष्ट्र। तुम ये कम्युनल आइडियाज़ जो तुम्हारे हैं, ये सोसाइटी को तुमने जो रूल कर दिया, और यूथ को सिर्फ पॉलिटिक्स में पोजीशन दिखाई दे रही, उस पोजीशन की क्या वैल्यू है उन्हें वो समझ ही नहीं आ रहा। और वो पोजीशन फंक्शन क्या है उसको समझ नहीं आ रहा, बस उसको 20 गाड़ियाँ दिखाई दे रही है। उसे ये समझ ही नहीं आ रहा कि आप ये नहीं पूछ सकते कि हायर एजुकेशन में बजट क्या है। उसे ये नहीं समझ आ रहा कि अभी नेट का रिजल्ट देने के बाद कोई भी असिस्टेंट प्रोफेसर होता पहले PhD करके आना चाहिए था, सिर्फ नेट से काम नहीं चलेगा। ये क्वालिटी जो डे बाई डे डाउन होती जा रही है एजुकेशन सिस्टम की। आज हम हर जगह डिफेंस को आइडियलाइज कर रहे हैं और डिफेंस के लिए कर भी कुछ नहीं रहे। क्या है उत्तराखंड में पहाड़ी आदमी जिसपे भौगोलिक परिस्थिति ऐसी है, जिसके पास सबसे कम वो जो है क्या बोलते हैं ऑप्शंस, वो 4 साल की नौकरी कर रहा है फौज की आज, और नहीं हो रहा तो DAV में सोच रहा चुनाव लड़ लूँ मैं। क्या ये हालत तो कर दी गई देश की। जब टमाटर पे आप बात नहीं कर सकते, आप नमक पे बात नहीं कर सकते, तो क्या रह क्या गया। 1969 में इकोनॉमिस्ट थे हमारे, नोबेल प्राइज़ जिन्हें मिला, उन्होंने एक शोध पत्र लिखा कि हमें बुरे समय के लिए कुछ बना के रखना होगा, कुछ बचा के रखना होगा, 1969 में। अब उसके लिए उन्होंने बड़े बड़े खाद्यान्न के भंडार बनाए। आज ये 80 करोड़ लोगों को उन्हीं भंडारन में से खाना खिला रहे हो और कह रहे हम रोटी दे रहे हैं तुम्हें, याद रखना। मतलब लेवल देखो तुम, विश्व गुरु का लेवल कहाँ पहुँच गए तुम, कि हम तुम्हें रोटी दे रहे हैं, याद रखना मुफ्त राशन। इस बात पे तो वोट डाला इन्हें। तो ये जो हिंदू राष्ट्र की कल्पना है, नाथूराम गोडसे जैसे लोगों की कल्पना है, जिनके बारे में हम बात करना भी, अपने मुंह से सब लाना भी शर्म की बात समझते हैं। आप क्या बोले? आपको हिंदुत्व से क्या प्रॉब्लम है? मतलब वहाँ पे पुलवामा में अटैक हुआ, उससे हिंदुत्व का क्या लेना देना? उससे हिंदुत्व का क्या लेना देना कि वहाँ पे पुलवामा में अटैक हुआ? क्योंकि मरने वाले वहाँ पे हिंदुत्व नहीं थे, मुस्लिम्स भी थे, ठीक है, और हिंदू भी थे, बाकी भी थे, ठीक है। अब आप उसमें ये बोल रहे हो कि हाँ उसमें हिंदुत्व का लेना देना है। मैं बता रहा हूँ आपको, सवाल मुझसे, मैं बताऊँ मैडम, देखिए हिंदू और हिंदुत्व दो अलग अलग चीज़ें हैं।
हिंदुत्व की विचारधारा किसी भी धर्मशास्त्र में नहीं लिखी हुई, ये इनकी राजनीतिक विचारधारा है, ठीक है। और ये पूर्ण रूप से जो राजनीतिक विचारधारा है, ये इस शासन की सत्ता में आने की प्रक्रिया है। तो जब वो शासन अपने और कर्म सही नहीं करेगी तो हम तो उसकी नीतियों को पकड़ेंगे ही। क्या हम पॉलिसीज़ पे बात ना करें? जब शिक्षक बोलेगा कि नेता पढ़ा लिखा होना चाहिए तो हम पॉलिसी की तो बात करेंगे, उसके बदलते हुए कपड़े और चश्मे और गाड़ी और हवाई जहाज थोड़ी बात करेंगे हम। उसकी नीति पे ही बात करेंगे, उसकी पॉलिसी पे बात करेंगे। हिंदुत्व किसी धर्मशास्त्र में थोड़ी लिखा हुआ, ये तो इनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है। मैं बता रहा हूँ ना, कहाँ से आ गई? बता रहा हूँ ना, अरे जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी एक तरीके से कहाँ से आ गई, आप ये बता दीजिए। जो गवर्नेंस है, हम पॉलिसीज़ को लेकर सवाल पूछ रहे हैं कि भाई पॉलिसी है, तो जो गवर्नेंस है, गवर्नमेंट है, वो किस पे चुन के आई है? आपकी पॉलिसी पे चुन के आई है ना, तो उस पॉलिसी को क्वेश्चन ना करें हम। पॉलिसी अलग होती है, हिंदुत्व अलग होता है, ठीक है। आप उसमें वहाँ पे बीच में ला रहे हो कि हाँ मार्केटिंग पॉलिसी नहीं है। जस्ट वेट, मेरा मेन क्वेश्चन ये था कि पुलवामा में अटैक हुआ, ठीक है। इन्होंने बोला कि वहाँ से हिंदुत्व का लेना देना, वहाँ से हिंदुत्व का तालमेल ला दिया इन्होंने। वहाँ से हिंदुत्व कहाँ से आ गया? क्योंकि मरने वाले वहाँ पे मुस्लिम भी थे, मुस्लिमों ने भी विरोध करा वहाँ पे, क्योंकि कश्मीर में मरने वाले सारे के सारे हिंदू ही नहीं होते। एग्जैक्टली आप सही बोल रहे हैं। उन्होंने पुलवामा को लेकर अलग बोला, उसके बाद उन्होंने ये बोला कि नाथूराम गॉडसे ने एक अखबार चलाया जिसका नाम हिंदू राष्ट्र था। आप कंफ्यूज कर गए। नहीं, मैं कंफ्यूज कर नहीं गया। इन्होंने वहाँ पे जब वो बोला था ना, जो इन्होंने बोला वहाँ पे कि हाँ नाथूराम गॉडसे ने एक अखबार चलाया हिंदू राष्ट्र करके, वो बात अलग है। लेकिन मैंने इनको पहले बीच में टोका था जब आपने मेरे को यहाँ से इधर बुलाया। क्या आप उसे सही मानते हैं? गॉडसे ने हिंदू राष्ट्र के नाम से अखबार चलाया, आप उसे सही मानते हैं? मैं तो मानूंगा क्योंकि मैं तो हिंदू। अब बोलिए, अब बोलिए। अब मैं बोल रहा हूँ ना, मैं तो मानूंगा। नाथूराम गॉडसे पे क्या ओपिनियन है आप? नाथूराम गॉडसे पे मेरा ओपिनियन ये है कि उसने वहाँ पे बंटवारा नहीं चाहा था, जो ये बंटवारा चाह रहे थे, ठीक है। स्टार्टिंग में बंटवारा कुछ नहीं चाह रहे थे ये लोग, तो वहाँ पे उन्होंने उस टाइम पे बंटवारे के टाइम पे उन्होंने जो भी एक्शंस लिए, ठीक है, जो भी करे, हम उसके लिए मतलब सपोर्ट भी क्या करे उसमें, लेकिन फिर भी एक तरीके से उन्होंने सही वो करा था कि हाँ मैं देश का बंटवारा नहीं चाहता हूँ। ये था। अच्छा, नाथूराम गॉडसे वाकई में जो आपने कहा कि पार्टीशन से दुखी थे, बहुत दुखी थे, लेकिन उसके लिए उन्हें महात्मा गांधी को जिम्मेदार मानने का ये क्या तर्क? अब इसमें आप देखिए कांग्रेसियों ने क्या करा है, आप खुद ही बताइए, ठीक है। बताइए, आप बताइए। कांग्रेस ने वहाँ पे करा है क्या? बस कभी भी उन्होंने उसके लिए करा है, हिंदुत्व के लिए करा है, क्या करा? हिंदुत्व के लिए करा है कांग्रेसियों ने कुछ करा है? राम मंदिर का ताला सबसे पहले किसने खोला था? मैं आपको एक मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे आप हिंदुत्व की बात करें ना, जब अशफाक उल्ला, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, जब क्या बोलते हैं आज़ादी का समय चल रहा था तो कुछ कट्टरपंथी अशफाक उल्ला के पास गए कि तुम क्यों लड़ रहे हैं इनके लिए, कि ये तो हिंदुओं का देश और इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा। तो अशफाक उल्ला ने कहा था कि अंग्रेजों से अच्छा कि हमारा ये देश हिंदू राष्ट्र बन जाए, वो अच्छा है। आज के टाइम पे आपके घर के बाहर नेम प्लेट लगी होगी ना, अगर इंग्लिश में आपका नाम लिखा हुआ तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, उसे ईसाई धर्म से नहीं जोड़ा जाएगा। लेकिन आपके घर में अगर आप अपना नाम उर्दू में लिखोगे तो उसे इस्लाम से जोड़ा जाएगा, और हिंदी में लिखोगे तो उसे संस्कृत में लिखोगे तो उसे हिंदुत्व से जोड़ेगा। गलतियाँ किसकी? ये गलतियाँ हमारी है ना, हमने हिंदू मुस्लिम कर दिया। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मान लो मेरा नाम करण नेगी है, या मैं अपने में जय श्री राम उर्दू में लिख दूँ तो वो एक भाषा है, अब बल्कि मेरी सबसे पसंदीदा भाषा ही उर्दू है। हूँ मैं हिंदू, मेरे को अपने धर्म सबसे प्यार है। तो ये हमारी मेंटलिटी, हमारी ये आइडियोलॉजी बन गई है कि भाई कोई हमने उर्दू में लिख दिया तो हम मतलब सेकुलर हो गया, हम इस्लाम की तरफ चले गए। ये हमारी आइडियोलॉजी गलत है। अगर हम भाषा को हम धर्म से देखेंगे तो ये हमारी मेंटलिटी ऐसी है। तो इसमें हम बल्कि सबसे पुराने इस देश में कौन है? हिंदू, फिर मुसलमान। भारत के मूल निवासी कौन है? भारत के मूल निवासी यहाँ के जो यहाँ मुस्लिम है वो भी भारत का मूल निवासी है। उसने अपना धर्म बदला है ना, उसने अपना धर्म बदला नहीं, उसने अपना धर्म बदला। इनका नाम है शोएब गौड़, इनकी गोत्र गौड़ है, ये मुस्लिम ब्राह्मण है। अब बताओ आप, इन्होंने धर्म बदला ना, अपनी संस्कृति तो नहीं बदली। एक बार चेक कीजिएगा कि भारत के मूल निवासी कौन है, ना तो हिंदू है ना तो मुस्लिम है। अब चेक कीजिए। आप कम्युनिस्टों का इतिहास उठा, कम्युनिस्ट भी नहीं बोल रही हूँ, कम्युनिस्ट भी नहीं बोल रही हूँ, आर्यंस हैं, आर्यन और द्रविड़, वो वाला टाइम है। बिल्कुल सही बात है। उत्तर आर्यन की थ्योरी और दक्षिण मैं आपको बताता हूँ, जो भारत में आर्यन की थ्योरी बताई जाती है ना कि आर्यन वहाँ से आए, ये मध्य एशिया से आए। आर्यन की थ्योरी, पहली बात तो आर्यन कोई जाति है नहीं। आर्यन बोला, अर्जुन को बोला गया आर्यपुत्र अर्जुन। आर्य एक वो थी सर्वश्रेष्ठ उपाधि, आर्य कोई जाति नहीं है आर्य। और ये हमारी ये आया। पहली बात मैं आपको बताता हूँ, उत्तराखंड में रहने वाले, उत्तराखंड, हिमाचल, नेपाल में रहने वाले एक खस जाति है, सुना होगा। खस को क्या बोलते हैं? आर्य से मिलता जुलता बताते हैं, बोलते हैं कि खस बाहर से आए हुए, बल्कि यहाँ के मूल सुनो मेरी बात, बोलते हैं कि 1500 साल पहले खस विदेश से आए, बल्कि यहाँ के मूल निवासी खस खुद बोलते हैं कि हम महाभारत से भी पहले के यहाँ में है। बल्कि आप पुराण और रामायण उठा के देखना, उसमें भी खसों का नाम मिलता है। तो ये हमने जो आज का इतिहास हम पढ़ रहे हैं ना,
ये हम वहाँ से सीख रहे सब। अच्छा चलिए ठीक है, आप अपनी जगह ठीक है। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहूँगी कि आपको क्या लगता है, अभी बहुत ज़्यादा यहाँ पे भी हिंदुत्व चला है, मैं ये पूछ रही हूँ कि 2024 में आप किस बिहाफ पर वोट देंगे? विकास, शिक्षा और डेवलपमेंट। और आप? सेम आप? अपने नेशनलिज्म बढ़ाने के लिए। अच्छा, नेशनलिज्म कैसे बढ़ेगा? मतलब जैसे यहाँ पे आ रहे हैं, क्योंकि कोई कोई है, आप लोगों ने आजकल यहाँ पे कांड देखे होंगे कि हाँ हिंदू मुस्लिम के रिवॉल्ट्स वगैरह चल रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे सारे के सारे टारगेट करें कि वहाँ पे ये है बीजेपी 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 बीजेपी, लेकिन ऐसा कुछ वो नहीं है। लेकिन वहाँ पे एक जगह बन गए, एक बार इंडियन तो बनो। कहना क्या चाहते हैं, कुछ समझ नहीं आ पाया, रहने आप बताएं। क्या बताओ? आपको समझ आई इनकी बात? ना मेरे को भी नहीं आई समझ। नहीं आई, आपको समझ आई? मेरे तो कुछ भी नहीं आई। मतलब आप थोड़ा सा फिर भी थोड़ा सा क्लियर कीजिए ना कि क्या कहना चाह रहा है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे आप जितना भी देखोगे, ठीक है, हिंदू मुस्लिम का बहुत ज़्यादा वो चल रहा है, ठीक है। कोई बोलता है कि ना हम लोग हिंदू हैं, कोई बोलता है कि ना हम लोग मुस्लिम हैं, हमारे लिए अलग वो अच्छा, आप एक तरह से ये कहना चाह रहे हैं कि क्राइम को क्राइम, पहले आप भारतीय बनो, आप ये कहना चाहते हो? मैं आपको एक बात बताता हूँ, भारत ऐसा देश था जब क्या बोलते हैं सांसद में, मेरे को तारीख नहीं याद है, सांसद में जब खड़े होकर एक बार वो ये गो हत्या पे संसद, हाँ वही गो हत्या पे जब कानून लाने की बात हुई तो मुस्लिम सांसद सबसे पहले खड़े हुए कि अगर इस पे कानून आएगा तो सबसे पहला समर्थन मेरा है, और सारे मुस्लिम सांसद खड़े हो गए। अब बात आती है राजनीति की, ममता बनर्जी खड़ी होगी कि ये मेरा मूल अधिकार है गाय का मांस खाना, तो मुस्लिमों ने तो सपोर्ट करा ना भारत के लिए, ये हाँ ये मुस्लिमों ने तो सपोर्ट करा ना। और लोग क्या करते हैं, हिंदू मुस्लिम, गाय मरेगी तो मुसलमान ने मारी। हिंदू कितने हिंदू है जो गाय ये वो चला रहे, बीफ खाते हैं, ममता बनर्जी खाती है, हिंदू है, पर वहाँ हिंदू मुसलमान ने। तो मैं वही कह रहा हूँ ना, ये जो देखो बात ऐसा है ना, जो गलत है मुस्लिमों में, जो गलत है उसे गलत बोलना शुरू करो, जो हिंदुओं में गलत है उसे गलत बोलना शुरू करो। तो मैं अशफाक उल्ला खान को मानने वाले हिंदू हैं हम, जैसे APJ अब्दुल कलाम, तो अब्दुल वाले होने चाहिए, उन्हें मानने वाले लोग हैं, तो हमें वही हमें वैसी मुस्लिम चाहिए और वैसी हिंदू चाहिए जैसे पहले थे लाल बहादुर शास्त्री, राम प्रसाद बिस्मिल, नाम के पीछे बिस्मिल था, और थे जनेऊधारी। तो हमें वैसे लोगों की, वैसे ही लोग अगर भारत में वापस हो तो भारत का कुछ हो सकता है। आप इंडोनेशिया देख लीजिए, वहाँ से मुस्लिम सबसे ज़्यादा, कोई वहाँ दंगा ही नहीं होता, वहाँ 90% मुस्लिम है और 10% हिंदू है, और सबसे बड़ा दुनिया का वो मंदिर वहीं पर ही है। स्टूडेंट्स के साथ एक अच्छी खासी कॉन्वर्सेशन हुई, और इस कॉन्वर्सेशन से मुझे एक ही कंक्लूजन निकल रहा है कि युवाओं में जो हिंदू मुस्लिम की डिबेट थी वो अब कहीं ना कहीं कम होती जा रही है। जो युवा है वो हिस्ट्री की तरफ भी जा रहा है और साथ ही साथ देश के जो अहम मुद्दे हैं उन पर वोट करने के लिए तैयार है।